वेलकम बैक अगेन इन द ABG मिड इजी सीरीज। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ ABG। जब हम ABG सैंपल ड्रॉ करते हैं क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ों को हमें, क्या क्या बातें हमें उससे पहले समझना ज़रूरी है अबाउट द टेक्निकल एस्पेक्ट। ओके, सो शुरू करते हैं। वेलकम बैक अगेन। सो व्हाट आर द पोटेंशियल सैम्पलिंग एरर। जो पोटेंशियल सैम्पलिंग एरर जो होते हैं वो क्या होते हैं? दैट इज नंबर 1, एयर इन द ब्लड सैंपल। जो हम ब्लड सैंपल लेते हैं उसमें एयर कई बार आ सकता है। वेनस मिक्सर, वेनस सैम्पलिंग और वेनस मिक्सिंग हो जाती है कई बार। ABG की जगह हम वेनस सैंपल ड्रॉ कर लेते हैं। समटाइम देयर इज एक्सेसिव और इम्प्रॉपर एंटीकोगुलेंट्स, इट्स द मोस्ट कॉमन थिंग। कई बार हम लोग ज़्यादा ही पेरेनाइज या कम ही पेरेनाइज सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से ABG के रिजल्ट में डिस्पैरिटी या चेंजेज आ जाते हैं। ओके, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म का मतलब ये हुआ कि यदि बॉडी पेशेंट को फीवर है, हाइपोथर्मिया है, TLC काउंट ज़्यादा है या कम है, तो दैट ऑल्सो अफेक्ट द ABG इंटरप्रिटेशन। ओके, एंड टेम्परेचर डिस्पैरिटी, जो हमने डिस्कस किया कि टेम्परेचर डिस्पैरिटी बिटवीन पेशेंट एंड मशीन, कि हमने ABG सैंपल ड्रॉ किया, किसी पेशेंट को फीवर है, हाइपोथर्मिया है, और उसका हम एनालिसिस करेंगे ABG में, तो रिजल्ट कई बार वेरी हो सकते हैं। बिकॉज जो हमारा ABG मशीन होता है उसका कैलिब्रेशन 37 डिग्री टेम्परेचर पे होता है, और उसमें जो वैल्यूज़ होती हैं एज़ पर द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली होती हैं। बट हमें यदि पेशेंट को फीवर है, 104 या हाइपोथर्मिया है, सो वो टेम्परेचर हमें इनपुट करना पड़ता है मशीन में टू हैव अ नॉर्मल अप्रोप्रिएट ABG इंटरप्रिटेशन। ओके, सो टेक्निकल एरर्स इन सैम्पलिंग इन एक्सेसिव हेपेरिन। हम एक्सेसिव हेपेरिन ले लें तो प्रॉब्लम क्या आती है? आइडियली तो बेटर ये होता है कि वी शुड यूज़ अ प्री हेपेरिनाइज सिरिंज शुड बी यूज्ड ऑलवेज। जो मार्केट में अवेलेबल है कि जो प्री हेपेरिनाइज सिरिंज होती हैं उनमें एक स्टैंडर्डाइज अमाउंट ऑफ हेपेरिन होता है, उसी को यूज़ करें। बट समटाइम कई बार सेटअप में हमें ऐसा अवेलेबिलिटी नहीं होता है, तो इन दैट केस जो हमारे पास हेपेरिन अवेलेबल होता है, ओके, ऑफ द स्ट्रेंथ 1:1000, उससे हम उसको सिरिंज को फ्लश कर सकते हैं और रिंस कर सकते हैं। ओके, एंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट लीव एक्सेसिव हेपेरिन इन द सिरिंज। जो हेपेरिन हमारा सिरिंज में, ABG सिरिंज में नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा, बिकॉज इट हैज़ अ डाइल्यूशन इफेक्ट। ये क्या करता है? बाइकर की वैल्यू को लो कर देगा, PCO2 की वैल्यू को लो कर देगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रोफाउंड इफेक्ट ऑफ हेपेरिन। PCO2 की वैल्यू अपेरेंटली लो आएगी, और समटाइम हाई सीरम सोडियम भी हमें मिल सकता है। ओके, सो वी शुड ओनली यूज सफिशिएंट हेपेरिन टू वेट द बैरल। जो निडल का जो बैरल होता है हमारे सिरिंज का, उसको बस वेट करना है, एंड द डेड स्पेस ऑफ द सिरिंज शुड बी फिल्ड। जो डेड स्पेस सिरिंज का होता है उसमें बस उतना ही हेपेरिन रहे तो दैट इज इनफ। एंड वी शुड ड्रॉ एटलीस्ट 3 ml ऑफ आर्टियल सैंपल। 3 ml कम से कम होना चाहिए। ये एक ब्यूटीफुल आर्टिकल है, आर्टियल ब्लड गैस एनालिसिस, पोटेंशियल एरर ड्यू टू द एडिशन ऑफ हेपेरिन। वी कैन रिफर टू दिस आर्टिकल। इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है द इफेक्ट ऑफ हेपेरिन ऑन द ABG सैम्पलिंग। सो इसको भी हम रीड कर सकते हैं। ऑलराइट, सो व्हाट आर द टेक्निकल एरर्स? नॉर्मली जो हमने हेपेरिन को देखा, हेपेरिन जस्ट इसको फ्लश करना है, और इट कैन बी हेयर, जो निडल हब है इसमें जस्ट थोड़ा बहुत रहता है, तो दैट इज एक्सेप्टेबल। ओके, एंड बट इट शुड नॉट बी देयर इन द सिरिंज। ये किसके अंदर होना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बैरल के अंदर। ओके, और देयर इज अ अल्टरेशन ऑफ द रिजल्ट विद द साइज ऑफ द सिरिंज और निडल एंड द वॉल्यूम ऑफ सैंपल। यदि वॉल्यूम सैंपल भी बहुत ज़्यादा लेंगे या बहुत कम लेंगे तो उसकी वजह से भी सैम्पलिंग एरर आ सकता है। ओके, सिरिंज मस्ट है 50% ऑफ द ब्लड। जो सिरिंज में कम से कम 50% ब्लड होना चाहिए, एंड यूज ओनली 3 ml और स्मॉलर सिरिंज। 3 ml इज रिकमेंडेड। 3 ml को हम यूज़ कर सकते हैं, बट बेटर टू यूज़ प्री फिल सिरिंजेस, जो कि ABG सिरिंजेस मार्केट में अवेलेबल होती हैं, कॉमर्शियली अवेलेबल है, इनका यूज़ करना बेटर होता है। बट इफ़ समटाइम यदि इसका हमारे पास अवेलेबिलिटी का इशू है, नहीं मिल रहा है, तो वी कैन यूज़ अ नॉर्मल स्मॉल 3 ml सिरिंजेस विद टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस। ऑलराइट, सो व्हाट इज द टेक्निकल एरर इन सैम्पलिंग द बॉडी टेम्परेचर? बॉडी टेम्परेचर पे यदि हमने सैम्पलिंग किया है पेशेंट को, तो ये वैल्यू को अफेक्ट करता है, वैल्यू ऑफ PCO2 एंड बाइकार्बोनेट की वैल्यू को अफेक्ट करता है। एंड वी नो दैट ब्लड गैस मशीन्स आर कैलिब्रेटेड फॉर द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, दैट इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। सो ऑलवेज इंटर द टेम्परेचर इन केस ऑफ ABG सैंपल हैव ड्रॉन फ्रॉम हाइपोथर्मिक और अ फेब्राइल पेशेंट। ओके, जब हम ABG मशीन में इनपुट करते हैं तो टेम्परेचर को हमेशा बेटर है कि उसको इनपुट वैल्यू करें कि ABG सैंपल कितने टेम्परेचर पे ड्रॉ किया हुआ है। क्यों? क्योंकि जो मशीन की जो कैलिब्रेशन होती है, नॉर्मली जो डेली क्वालिटी कंट्रोल कैलिब्रेशन लैब्स के थ्रू होता है, वो लोग 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे करते हैं। ओके, सो यदि कोई पेशेंट को फीवर है, हाइपोथर्मिया है, और हमने ABG सैंपल ड्रॉ किया है, तो उस टेम्परेचर को जरूर इनपुट करना है इन दैट मशीन। ऑलराइट,
ना व्हाट इज द टेक्निकल एरर इन द सैम्पलिंग, एयर बबल्स इन द ब्लड सैंपल। यदि हम सैम्पलिंग में एयर बबल आ जाता है हमारे सैंपल में, तो उससे क्या प्रॉब्लम आ सकती है। वी नो दैट इन एयर PO2 इज 150 mg एंड PCO2 इज 0। इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फ्रॉम द एल्योर गैस इक्वेशन। एल्योर गैस इक्वेशन इज PaO2 इज इक्वल टू PiO2 माइनस PaCO2 डिवाइडेड बाई R, दैट इज रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। सो PiO2 के लिए हम कैलकुलेट करें यहाँ पे, सो PiO2 इज FiO2 multiplied by barometric pressure minus water vapor pressure. Okay, so FiO2 is 21% plus multiplied by 760 minus 47, so this value will come 150 mmHg. all right, so finally यदि हम इसको इक्वेशन को देखें तो this comes around PaO2 1 is equal to 150 minus PaCO2 divided by R. so this is the Elliott gas equation, ये हमें पता होना चाहिए और इसका हम यूज़ करते हैं to calculate the PaO2. so we know that in air PO2 is 150 mHg, जो कि हमें यहाँ से कैलकुलेट हुआ है। so contact with the air bubble will lead to the higher PaO2 level and the lower PCO2 values. ठीक है, तो यदि एयर बबल हमारा ABG में है, ABG सैंपल में है, तो इट विल हैव अ हायर PO2 वैल्यू। कई बार वो मिस इंटरप्रेट कर सकता है, जो पेशेंट हमारे सीरियसली इल है, इंट्यूबेटेड है, वेंटिलेटरी सपोर्ट में है, तो उस केस में फॉल्सली PaO2 हमें दिख सकता है। ऑलराइट, सो हमें क्या करना है, सील सिरिंज इमीडिएटली आफ्टर द सैम्पलिंग। सैम्पलिंग करने के बाद उस सिरिंज को हमें इमीडिएटली सील कर देना है। ऑलराइट, नाउ व्हाट इज द टेक्निकल एरर इन सैम्पलिंग एंड WBC काउंट। यदि किसी पेशेंट को सेप्सिस है, TLC काउंट काफ़ी हाई है, सो नॉर्मली हमें पता है कि 0.01 ml ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड पर DL पर मिनट बाय द ब्लड सेल्स। जो ब्लड सेल्स होती हैं हमारी नॉर्मली, जो हमारा ऑक्सीजन कंजप्शन करती हैं। ओके, and what happens, there is a marked increase in the high TLC or platelet count that cause decrease in the PO2। यदि किसी पेशेंट को TLC काउंट बहुत ज़्यादा है, ब्लड सेल्स का काउंट बहुत ज़्यादा है, ओके, सो इन दैट सिचुएशन जो कंजम्पशन है इट विल बी एक्सेलरेटेड एंड दैट विल कॉज अ लीड टू अ डिक्रीज PO2 लेवल। ऑलराइट, सो ऐसे केस में हमें क्या करना है, वी शुड गो फॉर द इमीडिएट एनालिसिस। जितनी जल्दी हम ABG सैंपल को रन कर पाएँ, ABG सैंपल को रीड कर पाएँ, वो सबसे बेटर होगा। ओके, so in that situation ABG syringes must be transported earliest via the cold chain. alright, so जितनी जल्दी हो सके हम ABG सैंपल को रन कराएं और उसकी रिपोर्ट को फॉलो करें। नाउ रिमेंबर द ब्लड गैस वैल्यूज, जो कि हमें जानना है। साइट यदि हम देखें, आर्टेरियल सैंपलिंग में pH हमारा 7.35 to 45, PCO2 is 35 to 45, PO2 का लेवल 80 to 100 होता है, बाइकार्ब इज अराउंड 22 to 26, बेस एक्सिस इज +-2। इन वेनस सैंपल pH इज स्लाइटली एसिडिक साइड 7.30 to 7.4, PCO2 थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहता है 43 to 50, PO2 है अप्रोक्सीमेट 45, बाइकार्बोनेट इज 22 to 26 एंड बेस एक्सिस मोर और लेस +-2 रहता है। ये बहुत ज़रूरी है जानना हमें, कि इससे हमें पता चलता है कि जो हम ब्लड गैस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कहीं वो वेनस सैंपल तो नहीं है। सो उसमें क्या है, वी कैन लुक फॉर द PO2, वी कैन कोरिलेट विद द क्लिनिकली ऑल्सो, और हमने सैम्पलिंग कहाँ से ड्रॉ किया है उससे हम इसकी वैल्यूज़ को पता कर सकते हैं। एंड व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यूज फॉर कैलकुलेशन। नॉर्मल pH को जब हम इज 7.4 जब हम कोई वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, नॉर्मल PCO2 को हम लोग 40 मानते हैं, बाइकार्बोनेट को 24 एंड नॉर्मल एनायन गैप इज अराउंड 12 मिली इक्विवेलेंट। सो ये हमें जब हम कैलकुलेट करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे, तो ये वैल्यू हमें जानना जरूरी है। ऑलराइट, एंड रिमेंबर ऑलवेज दैट ब्लड pH लेस देन 6.8 और मोर देन 7.8 इज नॉट कंपेटेबल विद लाइफ एंड इट इंडिकेट्स द इरिवर्सिबल सेल डैमेज और डेथ। So this pH is very incompatible with the life. pH less than 7, sometimes 6.8, and pH more than 7.8. Extreme alkalosis and extreme acidosis is very dangerous situation, and we have to take immediate action to save such patients. Okay. So thank you so much for watching this video. Next में हम इस डिस्कस करेंगे, that is step by step interpretation of ABG in the upcoming videos. Alright. So like the video, have your comments, share among your friends and subscribe the channel and put the bell notification on for the next video. So next video में मिलते हैं with the step by step interpretation of ABG. So thank you so much.